हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमोलिक्यूल फुल चैप्टर रिवीजन। पार्ट 1 में आपने पूरे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के पूरा बायोमोलिक्यूल का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, पार्ट 2 में क्या क्या आपके लिए है। तो हम शुरुआत करते हैं एंजाइम से। एंजाइम के पहले मेन पॉइंट आप नोट कर लो। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हमारी बॉडी में करोड़ों रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शन को कौन करवाता है बच्चों? एंजाइम्स करवाता है। सारे एंजाइम्स किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और किस टाइप की प्रोटीन होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तीसरा पॉइंट है, एंजाइम का जो एक्शन होता है वेरी स्पेसिफिक होता है, यानी जो एंजाइम होते हैं दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। हर कोई एंजाइम हर किसी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाता है। एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज कर पाता है या स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाता है। और पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। और बच्चों अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करूं तो वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे ऊपर और इससे नीचे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि जो रिएक्शन होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करते हैं, यानी कम एनर्जी में ही वो रिएक्शन हो जाती है। तो ये एंजाइम के बारे में एक खास पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कैसे एंजाइम काम करते हैं? तो इस डायग्राम से आप समझिए। इस काले बॉल को हम मान लेते हैं एंजाइम, और बच्चों इस हरे बॉल को हम मान लेते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम की एक साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का शेप उस बाइंड होने वाले सबस्ट्रेट के शेप के सिमिलर होना चाहिए, तभी जाके एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर ये शेप मैच नहीं होता है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। जैसे हमारा ताला और चाबी, चाबी आप मान लो सबस्ट्रेट है, ताला आप मान लो एंजाइम है। जब चाबी ताले के साथ मैच करेगी तभी ताला खुलेगा। सेम कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। आप देखिए सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया है, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आगे रिएक्शन फॉलो होती है, सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस होते हैं और बच्चों सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम उसको बाहर निकाल देता है और एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट में बाइंड होने के लिए तैयार हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम रिमूव सेपरेटली विदाउट एनी लॉस। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब बच्चों एक एलोस्टेरिक साइट का भी कंसेप्ट कई बार पूछा जाता है। देखिए एंजाइम में एक एक्टिव साइट तो होती है जहां पर कोई सबस्ट्रेट बाइंड करता है, लेकिन इस एक्टिव साइट के अलावा इसमें एक और साइट होती है जिसको हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। अगर मान लिया जाए कोई ऐसा सब्सटेंस जो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, वो बच्चों इस एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर देता है, उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट है इस साइट पर बाइंड नहीं हो पाता है, तो वो रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह हम एलोस्टेरिक साइट को डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ें। अब देखो बच्चों, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि जहां पर किसी एंजाइम के एक्शन को पूछा गया कि ये पर्टिकुलर एंजाइम क्या काम करता है। तो मैं आपके लिए यहां पर 10 एंजाइम लिख के लाया हूं। इन 10 एंजाइम के आपको काम मालूम होने चाहिए और इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एंजाइम। जैसे देखो नाम है ना यूरिएज। एक चीज आपको ध्यान रखनी, जो एंजाइम का नाम है वो पीछे क्या लगा होता है? ASE, एज लगा होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो जैसे पहला नाम है यूरिएज, इसका मतलब ये यूरिया से रिलेटेड है। तो ये बच्चों ये यूरिया को CO2 और अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा है इन्वर्टेज। इन्वर्ट शुगर आपने पढ़ी होगी, कौन सी होती है? सुक्रोज। तो इन्वर्टेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज, इसका मतलब है माल्टोज पर एक्शन करेगा, तो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज, एमाइलेज स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन पर एक्शन करते हैं। तो पेप्सिन क्या करता है बच्चों? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ये बच्चों कार्बोनिक एसिड को
H2O और CO2 में कन्वर्ट करते हैं। न्यूक्लियेज यानी ये न्यूक्लिक एसिड पर काम करेंगे, तो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। लैक्टेज का मतलब होता है लैक्टोज पर काम करेगा, और लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वहीं बात करते हैं हम इमल्सिन। इमल्सिन बच्चों सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करनी है और क्या काम करते हैं ये भी ध्यान में रखना है। तो एंजाइम का काम खत्म। अब बात करते हैं सेकंड, प्रोटीन। प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने वाले मॉलिक्यूल है, तो हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों ये क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस यानी जो रिपेयर होता है उसमें हेल्प करते हैं। कहीं टूट फूट हो जाती है तो प्रोटीन ही उसमें रिपेयर का काम करता है। और प्रोटीन एक पॉलीमर होते हैं, ध्यान रखना, प्रोटीन्स आर पॉलीमर, और किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड। और बच्चों कौन से अमीनो एसिड? ध्यान रखना, अल्फा अमीनो एसिड। अभी मैं बात करूंगा कि अल्फा अमीनो एसिड क्या हो। अब बच्चों हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अमीनो एसिड क्या होता है? देखो, अमीनो एसिड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है, दोनों ही ग्रुप साथ साथ चलते हैं, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। और अल्फा का मतलब होता है ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। और बच्चों अमीनो एसिड टोटल हमारी बॉडी में कितने होते हैं? लगभग 20 अमीनो एसिड होते हैं। अभी तक टोटल 20 अमीनो एसिड ही पता है, और उन 20 अमीनो एसिड को हम बनाएंगे कैसे? यहां पर आर चेंज करते जाओ, बस आर चेंज होता जाएगा, हर बार एक नया अमीनो एसिड बनता जाएगा। और ये स्ट्रक्चर तो फिक्स होता है, हर किसी अमीनो एसिड में ये तो होता ही होता है, बस आर के चेंज होने से नए नए टाइप के अमीनो एसिड आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा अमीनो एसिड के बारे में देख लो, ठीक है। अमीनो एसिड कहां से मिलते हैं? प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से अमीनो एसिड मिलते हैं। लगभग अभी तक 20 अमीनो एसिड हमें मालूम है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ध्यान रखनी है, 20 अमीनो एसिड में से केवल एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और उसका नाम है बच्चों ग्लाइसिन। बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अगर मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ग्लाइसिन बनेगा, देखो CHCOOH देखो बच्चों, तो यहां पर जो कार्बन है उसमें 2 H आने से इसकी कैरेलिटी लॉस हो गई, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी अमीनो एसिड में इस H की जगह कुछ और ग्रुप होगा तो सर्टेनली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड को बच्चों एक 3 लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्लाइसिन हम लिखते हैं ना, तो ग्लाइसिन को GLY। तो अभी मैं आपको बताऊंगा हमारे पास 20 अमीनो एसिड कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आई बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। 2 तरह से अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। एक हम करेंगे कि ये एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसके बेसिस पे, और दूसरा करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो पहला हम बात करते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी। तो बच्चों देखो, न्यूट्रल अमीनो एसिड वो होंगे जिनमें इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। सीधी सी बात है, एसिडिटी किसकी वजह से होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से। बेसिसिटी किसकी वजह से होती है? अमीनो ग्रुप की वजह से। अगर दोनों इक्वल नंबर होते हैं इसका मतलब वो न्यूट्रल है। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होंगे? जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप। और बेसिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होंगे जिनमें अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कंसेप्ट क्लियर? अब बच्चों हमें इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। देखो, तो मैं एक टेबल में इन तीनों के एग्जाम्पल मैंने लिखे। देखो एसिडिक अमीनो एसिड नाम से ही आपको दिख जाएगा, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इनको एस्पार्टेट भी बोलते हैं एंड ग्लूटामेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। ग्लूटामेट मैं यहां पर लिख देता हूं, ग्लूटामेट। इससे मिलता जुलता नाम देखो यहां भी है, ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन अलग है, ग्लूटामेट अलग है। तो एस्पार्टेट चाहे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट चाहे ग्लूटामिक एसिड, ये एसिड हो गए। बेसिक आपको याद रखने हैं आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। इनमें से आर्जिनिन सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद लाइसिन, देन उसके बाद हिस्टिडीन, और बाकी बचे तो न्यूट्रल में आ गए, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, वैलिन, फिनाइल एलानिन, प्रोलिन, मैथ्योनिन, सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, एस्पराजिन एंड ट्रिप्टोफान। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 20 हो गए। तो 20 को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल।
नीट वालों को स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों जेडबलई में कुछ क्वेश्चन कई बार स्ट्रक्चर से भी पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी में इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो आप वहां से इनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा वो है रिक्वायरमेंट पे, किन अमीनो एसिड की हमें जरूरत है, किन की हमें जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन आता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल मतलब जरूरत, वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो इनको हमें डाइट में लेना जरूरी है, नहीं तो कई बीमारियां हो सकती है। तो दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज आसानी से कर लेती, तो ये डाइट में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, तो अगर आपको एसेंशियल याद हो जाते हैं तो एसेंशियल अपना आप याद हो जाएंगे, तो हम एसेंशियल पर फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल आएगी उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट है। तो देखो बच्चों, टोटल हमारे पास 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो 10 ही हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे। ठीक, अच्छा देखो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? वैलिन, आइसोल्यूसिन, मैथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। और इनके मैंने कोड यहाँ पर लिखे। अच्छा, इनको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि कई बार बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करने। देखो बच्चों, देखो कोड कैसे, VIMP HALLT। तो इसको ऐसे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो क्या बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं, बड़े बड़े गेस्ट हाउस में रुकते हैं, तो हमने लिखा है HALLT यानी हॉल्ट। तो जो VIP लोग होते हैं वो हॉल्ट करते हैं बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में, गेस्ट हाउस में। इस कोड से आपको ये याद रखना है। तो वैलिन, आइसोल्यूसिन, मैथिनिन, फिनाइलएलानिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन। इससे आपको याद हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आसानी से याद हो जाएंगे। और इस पर क्वेश्चन हर बार बनता है ना, नीट में और जेडबलई में। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों एम्फोटेरिक बिहेवियर एंड ज्यूटर आयन। तो जितने भी अमीनो एसिड हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं और ज्यूटर आयन की फॉर्म में होते हैं। तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर और ज्यूटर आयन क्या होता है आपको बताता हूं। तो ये थोड़ा सा मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसी को मैं समझाऊंगा इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जब भी बच्चों हम किसी अमीनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H होता है वो निकल के अमीनो ग्रुप के पास चला जाता है। तो यहां आ जाएगा माइनस चार्ज और अमीनो ग्रुप पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे प्लस और माइनस एट ए टाइम एक साथ होते हैं उसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन तभी पॉसिबल है जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप साथ साथ होते हैं। ठीक है, अच्छा ज्यूटर आयन होने की वजह से बच्चों ये क्या करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर अमीनो एसिड शो करता है। क्लियर हो गया? आगे हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें क्या खास बात होती है। तो बच्चों देखो, प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। और जितने भी प्रोटीन है उनमें जो अमीनो एसिड है वो कैसे लिंक्ड होंगे, वो एक बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जैसा मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। इसी तरह प्रोटीन में कौन सी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज होती है। और पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है? एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा अमीनो एसिड NH2 ग्रुप आपस में मिलते हैं, वाटर निकाल देते हैं और एक अमाइड लिंकेज बन जाती है, उसी को हम पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। देखो डायग्राम से समझो, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक दूसरा अमीनो एसिड है। तो देखो एक अमीनो एसिड का OH और दूसरे अमीनो एसिड का H आपस में कनेक्ट होंगे, माइनस वाटर निकल जाएगा और देखो ये इस तरह आ जाएंगे, अमाइड लिंकेज बना देंगे। इसी लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज और दोनों अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो कई सारे हजारों अमीनो एसिड इसी तरह आपस में पेप्टाइड लिंकेज से कनेक्ट होकर प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड वगैरह वगैरह। तो ये जो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड है, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंट। नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंट
कितने अमीनो एसिड है, ना कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड है। ध्यान रखना बच्चों, तो डाई पेप्टाइड का मतलब होता है कितने अमीनो एसिड होंगे, 2 अमीनो एसिड होंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, एक ही होगा। ट्राई पेप्टाइड का मतलब 3 अमीनो एसिड, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड। टेट्रा पेप्टाइड का मतलब 4 अमीनो एसिड, पेंटा पेप्टाइड का मतलब 5 अमीनो एसिड, हेक्सा पेप्टाइड का मतलब 6 अमीनो एसिड। तो जितने अमीनो एसिड होंगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर बच्चों अमीनो एसिड का नंबर 10 होता है तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, और अगर अमीनो एसिड किसी चेन में लगभग 100 के बराबर होते हैं, 100 होते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर मास इतना होता है, तो हम उसे प्रोटीन बोलेंगे। एक स्पेसिफिकेशन है कि पॉलीपेप्टाइड किसको बोलेंगे, जब 10 से ज्यादा अमीनो एसिड होंगे, और प्रोटीन कब बोलेंगे, जब 100 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि इनके मॉलिक्यूलर शेप पे, ये बाल जैसे, फाइबर के जैसे हैं या कॉइलिंग है। तो बच्चों देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन। एक होती है फाइब्रस प्रोटीन जो एकदम बाल के माफिक होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन इसका मतलब ये कॉइलिंग टाइप की होती है ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना। बस थोड़ा सा इससे समझना आपको। 3 पॉइंट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो कॉइल्ड होती है, यानी स्फेरिकल शेप आती है। फाइब्रस प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल होती है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होती है। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो आउटसाइड ऑफ बॉडी होती है, आउटसाइड ऑफ बॉडी। बहुत सारी प्रोटीन आउटसाइड ऑफ बॉडी मिलती है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो इनसाइड ऑफ बॉडी मिलती है। तो बच्चों, जो प्रोटीन आउटसाइड होगी बॉडी के वो हमेशा वाटर इनसॉल्युबल होगी, जो इनसाइड होगी वाटर सॉल्युबल होगी। अच्छा एग्जांपल देखो, केराटिन, हमारे बाल और नाखून और जानवरों के जो सींग होते हैं वो किसके बने होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। और हमारी जो मसल्स प्रोटीन होती है मायोसिन, वो भी फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है। अगर मैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करूं तो इंसुलिन और एल्बुमिन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। इसमें सेकेंडरी के कुछ टाइप है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड बीटा टर्न्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों की अमीनो एसिड एक स्पेशल सीक्वेंस में जुड़ के एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल एक ही टाइप की बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग होगी, पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी। अब देखो, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, ये सारे अमीनो एसिड आपस में एक खास सीक्वेंस में जुड़े हैं। तो ये बच्चों मैंने इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। देखो ये इस तरह से। अच्छा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन में कितनी चेनें होती है, तो 2 चेन होती है बच्चों, एक ए चेन और एक बी चेन। और इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। यहां पर जो है 20 अमीनो एसिड होंगे और यहां पर 31 अमीनो एसिड होंगे, है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, पूरे इंसुलिन में 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 1, 2 और 3। 2 तो जो है बिटवीन द चेन होते हैं और एक ही चेन में होता है, और 2 अलग अलग चेन में होते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉइल हो जाता है, और कॉइलिंग 2 तरह से होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, तो थोड़ा सा कॉइलिंग हो जाती है और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर 2 टाइप, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, या बीटा प्लीटेड हम इसको बोल लेते हैं। और ये कब बनता है, जब 2 चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, या एक ही चेन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है, तो वो ट्विस्ट होने लगती है धीरे धीरे और फोल्डिंग होने लगती है। उसी फोल्डिंग और ट्विस्ट वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहां पर मैंने दोनों स्ट्रक्चर बना, देखो अल्फा हेलिक्स ट्विस्ट हो गया इस तरह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, एक ट्विस्ट और दूसरे ट्विस्ट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, है ना। अच्छा, बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, ये फोल्डिंग ऐसे होगा इस तरह से, ये वाला देखो फोल्डिंग होने लगा और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रही है। तो बच्चों ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलते हैं। एक बार मैंने आपको बताया था कि नीट में या जेडबल में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। आगे बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है बच्चों के सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है आपस में और ज्यादा कॉइलिंग होके एक सब यूनिट बना लेता है।
और उसी सब यूनिट को हम क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर का अपना एक 3D शेप होता है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में 3D शेप नहीं होता है, लेकिन टर्सरी में अपना एक वो शेप बना लेता है। आप देखो और ज्यादा फोल्डिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो टर्सरी स्ट्रक्चर बन लेता है। टर्सरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और बच्चों इसमें क्या होता है कि और ज्यादा बॉन्डिंग आने लगती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाती है, वंडरवाल फोर्स भी काम करने लगते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर लेते हैं। और ज्यादा फोर्स उसमें इंक्लूड होते हैं और ज्यादा वो कॉइलिंग होने लगता है। देखो इस तरह से, देखो ये पूरे कॉलिंग हो गया सारे के सारा, तो ये पूरी की पूरी इसको हम क्या बोलेंगे, एक सब यूनिट बोलेंगे, है ना। ये टर्सरी में काम आती है। अब बात करते हैं बच्चों हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वार्टर में क्या होता है, एक सब यूनिट दो या दो से ज्यादा सब यूनिट से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है। यानी अगर कोई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाना होता है तो 4 सब यूनिट आपस में मिल जाती है, उसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो सब यूनिट्स ज्वाइंट ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो इसका अपना एक 3D शेप होता है और इसी 3D शेप को हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी और क्वाटरनरी का अपना एक 3D शेप होता है। इसमें सारे के सारे बॉन्डिंग आ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, वंडरवाल फोर्स आ गया, हाइड्रोफोबिक आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, सारे फोर्स आ गए इसमें। अब मैं आपको बता, देखो सब यूनिट एक वाली एक ही है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी है। 4 सब यूनिट आपस में मिलके एक लार्ज सब यूनिट बनाती है, उसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और बच्चों इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट आपस में कनेक्ट होती है। क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक समरी बताता हूं कि प्राइमरी से लेकर क्वाटरनरी कैसे बनता है। तो प्राइमरी में हमने पढ़ा था सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है, ये पूरी चेन ट्विस्ट होने लगती है तो वो सेकेंडरी बन जाता है। अब उसके बाद कई सारी चेनें आपस में ट्विस्ट होके एक सब यूनिट बनाती है, वो टर्सरी बन जाता है। और कई सारी सब यूनिट आपस में कनेक्ट होके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देती है। तो ये समराइज हो गया आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, लास्ट हम बात करते हैं इसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है बच्चों की प्रोटीन की अपनी खुद की बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है। और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कब होगी, जब उसका अपना 3D शेप, जब उसका अपना क्वाटरनरी, टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले आपको यह समझना है कि व्हाट इज नेटिव प्रोटीन। तो जो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है जिसका अपना एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और जो एक खास तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी रखती है, उसको हम बोलेंगे नेटिव प्रोटीन। ठीक, अब देखो डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ नेटिव प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में बच्चों क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर लॉस हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि डीनेचुरेशन में प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर नहीं टूटता है, तो प्राइमरी नहीं टूटता है, सेकेंडरी और टर्सरी क्वाटरनरी टूट जाता है। ठीक, एग्जांपल देखो, जब हम बच्चों कच्चे अंडे को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, एक तरह का झाग बनने लगता है। वो जो एग्जांपल है वो डीनेचुरेशन का एग्जांपल है। और दूसरा कर्डिंग ऑफ मिल्क, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। और दूध में कौन सी प्रोटीन है बच्चों, केसिन प्रोटीन होती है। तो समझ में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। तो मैंने यहां पर लिखो, तो एक्सेस ऑफ हीट, एसिड्स, बेसिस, केमिकल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। और इसमें बच्चों एक और चीज है डिटर्जेंट। चलो डिटर्जेंट केमिकल में ही आ गया। तो हीट, एसिड, एल्कली, इनऑर्गेनिक केमिकल और ऑर्गेनिक केमिकल। चलो इसमें एक और जोड़ देता हूं, पीएच। पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है डीनेचुरेशन। क्लियर हो गया। अब लास्ट में एक और चीज पढ़नी है आपको, केमिकल टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो देखो 4 केमिकल टेस्ट यहां पर है। सबसे इंपॉर्टेंट है बायोरेट टेस्ट। तो बच्चों बायोरेट टेस्ट किसी कंपाउंड में प्रोटीन को बताता है और वो क्या नापता है, वहां पर पेप्टाइड लिंकेज का ही पता करता है। तो अगर पेप्टाइड लिंकेज होगी तो बायोरेट टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और बायोरेट रिएजेंट क्या होता है, इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और कौन सा कलर बनाता है, ब्लूइश वायलेट कलर बनता है। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों जेंथोप्रोटिक टेस्ट, तीसरा आता है मिलन टेस्ट, चौथा आता है निनाइट्रेट टेस्ट। ये सारे टेस्ट प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं।
अच्छा, मिलन टेस्ट किसी खास अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है और वो अमीनो एसिड होना चाहिए टायरोसिन। अच्छा, मैंने टायरोसिन क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि टायरोसिन के अंदर फिनोलिक ग्रुप होता है, ऐसा वाला ग्रुप होता है इसमें, तो ये इसी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में ये बात? चलो अब बात करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कमी से कई सारे डिजीज हो जाती है। तो विटामिन्स आर वाइटल केमिकल्स। तो देखो, विटामिन्स वाइटल्स केमिकल्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है इनकी, बायोलॉजिकल स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और हमारी ग्रोथ को और इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी बच्चों विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। सारे के सारे विटामिन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं और प्लांट से हमें ये मिलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो विटामिन का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। ये फैट में सॉल्युबल है या वाटर में सॉल्युबल है, बहुत इजी है। तो बच्चों देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन ADE के, ठीक है, और ये हमारी बॉडी में स्टोर भी होते हैं। और कहाँ स्टोर होते हैं? जहां हमारा फैट ज्यादा होता है, जैसे लिवर में और एडिपोज टिश्यूज में। वहीं अगर वाटर सॉल्युबल की बात करूं मैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और बच्चों ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये बॉडी से तुरंत निकल जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आपने पढ़ना क्या? देखो, विटामिन में आपने पढ़ना है विटामिन का केमिकल नेम, थोड़ा बहुत उसका सोर्स और उससे होने वाली डिजीज, अगर कोई डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है फैट सॉल्युबल विटामिन, ADE की बात करेंगे हमने, ADE। अच्छा, ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, डी का केमिकल नेम कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल और विटामिन के का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। तो केमिकल नेम भी याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, सोर्स तो आप याद रख के लोगे बस, है ना? ठीक है, सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन डी लाइट से मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा देखो, विटामिन ए की कमी से क्या होता है बच्चों? ये होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है कि हमारा जो आई का कॉर्निया है वो हार्ड होने लगता है। और हार्ड कब होने लगता है? जब उसमें पानी की मात्रा कम होने लगती है। दूसरी डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को थोड़ा सा कम दिखता है। विटामिन डी, विटामिन डी का बच्चों मेन काम होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम पहुंचाना। तो विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती है उसको हम रिकेट्स बोलेंगे, अगर बड़ों में हड्डियां कमजोर होती है तो उसको हम बोलेंगे ओस्टियोमालेसिया। तो हड्डियां जल्दी से फ्रैक्चर हो जाती है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई बच्चों क्या करता है? मस्कुलर वीकनेस करता है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है विटामिन ई की कमी से। अच्छा, विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी भी होती है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है बच्चों की बांझपन। अगर मैं मेन की बात करूं तो उनमें इंपोर्टेंसी हो जाएगी। वहीं विटामिन के की बात करें तो विटामिन के में एक डिजीज होती है विटामिन के की कमी से, जिसको हम बोलते हैं हैमरेज। हैमरेज का मतलब क्या होता है बच्चों की? ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। अगर किसी पर चोट लगती है, उसका ब्लड बाहर आता है, तो वो 1 से 3 मिनट के अंदर जो है क्लॉट हो जाता है। लेकिन अगर क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाए तो ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, जिससे सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये था हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अच्छा बच्चों, विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे विटामिन आते हैं। तो चलो देखते हैं, ये एक टेबल है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टा होता है, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे सिट्रस फ्रूट, नींबू हो गया, आंवला हो गया, उसमें है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से एक डिजीज होती है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से और दांतों से खून आने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। तो नींबू खाओ भाई। विटामिन बी1 को हम बोलते हैं थायमिन, विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन बी6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, विटामिन बी12 को बोलते हैं साइनोकोबालेमाइन। तो इनके केमिकल नेम भी आपको याद रखने जरूरी है। सोर्स आप देख लेना, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। विटामिन बी1 की बात करूं मैं तो इसमें बेरी बेरी होता है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, थकान ज्यादा लगती है। विटामिन बी12 की बात करें तो चिलोसिस एक डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है बच्चों? होंठ और माउथ है, उसके कॉर्नर है, वो फटने लगते हैं। विटामिन बी3 की बात करें तो यहाँ पे एक डिजीज होती है जिसका नाम है पेलेग्रा। पेलेग्रा में 3 सिम्टम आते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन में खुजली होने लगती है, डायरिया का मतलब दस्त लगते हैं, और डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, आदमी को याद नहीं रहता। गजनी,
विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन की कमी से कन्वल्जन होते हैं। कन्वल्जन का मतलब होता है बच्चों जर्किंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी। आपने मिर्गी का कोई रोगी देखा होगा तो उसकी बॉडी में जर्क आते हैं ना एकदम, तो उसको हम बोलते हैं कन्वल्जन। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामाइन। और बच्चों इसकी कमी से होता है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया क्या होता है, आरबीसी की जो फॉर्मेशन है वो सही से नहीं हो पाती है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है, तो बच्चों विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है साइनोकोबालेमाइन। क्लियर हो गया विटामिन, बस इतना ही पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमारे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। तो उसी डीएनए और आरएनए की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड मिलता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में जो डीएनए और आरएनए है ये एक पॉलीमर है। और किसके पॉलीमर है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हम लोग अपने माता पिता के बिल्कुल हुबहू जैसे दिखते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है, नाक कान आंख कद काठी बालों का तरीका, तो वो सब किसकी वजह से है, न्यूक्लिक एसिड की वजह से। क्योंकि हमारे माता पिता के जो गुण हैं, जो कैरेक्टर है वो हम पे ट्रांसफर हुए हैं, किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीएनए और आरएनए में आपको डिफरेंशिएट मालूम करना है। देखो, तो देखो मैंने चार चीजें ली है, इन चार चीजों के बेसिस पे हम लोग जो है डीएनए आरएनए में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले बच्चों शुगर में डिफरेंशिएट होता है, दोनों में पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन की शुगर होती है। डीएनए में उस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में है राइबोस। दूसरा डिफरेंस आता है नाइट्रोजनस बेस में। देखो एटीजीसी, इनको अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा ना। एटीजीसी डीएनए में होते हैं, एयूजीसी आरएनए में होता है। देखो डिफरेंस केवल यहां यू और टी में है, टी का मतलब थाइमिन, यू का मतलब यूरेसिल। स्ट्रक्चर डीएनए डबल हेलिक्स होता है इस तरह का, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है इस तरह का। डीएनए का मेन काम होता है हेरिडिटी, यानी कैरेक्टर को ट्रांसफर करना होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन आरएनए का मेन काम क्या होता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। कई बार ये भी आता है कि डीएनए के स्पेसिफिक फंक्शन क्या होते हैं, तो हम थोड़ा सा इस पे ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ डीएनए, एक तो आपने बोल ही दिया, डीएनए हेरिडिटी काम करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है माता पिता से बच्चों में। ठीक है, अच्छा हमारा जो बॉडी है वो कैसे काम करेगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है डीएनए के अंदर ही होती है। और किस फॉर्म में होती है बच्चों, जीन की फॉर्म में होती है। तो डीएनए इज ए रिजर्वायर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए अपने आप को बचाने का काम करता है, यानी अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किसके थ्रू करता है, रेप्लिकेशन के थ्रू करता है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो बच्चों, जब एक सेल से दूसरी सेल बनती है तो डीएनए उसमें ट्रांसफर होता है, लेकिन पूरा के पूरा डीएनए ट्रांसफर नहीं होता, वो अपनी एक कॉपी ट्रांसफर कर देता है और खुद अपने आप को दूसरी सेल में प्रिजर्व रखता है। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है थ्रू आरएनए। तो ये डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट काम मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर बच्चों हम डीएनए को, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो अगर हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो हमें 3 चीजें मिलती है, 3 चीजें। और वो 3 चीजें किसके अंदर होती है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है ना, क्योंकि डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, एक पॉलीमर है। और बच्चों पॉलीमर का जब हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो हमें क्या मिलेगा, मोनोमर मिलेगा। और इसके मोनोमर क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड लिखते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अच्छा इस न्यूक्लियोटाइड को फर्दर डिग्रेड करने से हमें 3 चीजें मिलती है। देखो एक मिलता है नाइट्रोजनस बेस, और वो किस नेचर के होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होते हैं। दूसरा हमें मिलती है पेंटोज शुगर, और तीसरा हमें मिलता है फॉस्फोरिक एसिड।
अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुगर। तो बच्चों आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ी होगी 6 कार्बन की शुगर होती है, उसको हम हेक्सो शुगर बोलते हैं। लेकिन यहां शुगर कैसी होती है, 5 कार्बन की होती है, उसको हम बोलते हैं पेंटो शुगर। तो डीएनए और आरएनए में अलग अलग शुगर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आरएनए की बात करूं मैं तो वहां पर राइबोस शुगर होती है, तो इस पूरे का नाम है बीटा डी राइबोस। और डीएनए की बात करें तो वहां पर होते हैं बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस, यानी सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन निकल गया। देखो यहां पर देखो सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए इसका नाम डीएनए पड़ा और उसका नाम क्या पड़ा, आरएनए पड़ा, शुगर के बेसिस पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो देखो डीएनए के अंदर 4 बेस होते हैं और आरएनए के अंदर भी 4 बेस होते हैं। इन चारों को हम देखो एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए टी जी सी। देखो ए टी जी और सी। ए का नाम एडेनिन, जी का नाम ग्वानिन, सी का नाम साइटोसिन, टी का नाम थाइमिन। उसी तरह आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों तो सेम है, लेकिन बच्चों अंतर कहां है। देखो डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरेसिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अब देखो अब हम इनके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। नीट पे तो स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, लेकिन जेडब्ल्यू में स्ट्रक्चर आने की पॉसिबिलिटी है, तो जेडब्ल्यू वालों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो तो बच्चों देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर ये होता है, ग्वानिन का स्ट्रक्चर ये होता है, उसी तरह साइटोसिन इस तरह का होता है, थाइमिन इस तरह का होता है एंड यूरेसिल इस तरह का होता है, ठीक है। अब बच्चों इनकी भी एक कैटेगरी है। देखो जो हमारे एडेनिन और ग्वानिन है इनको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन बेस, और जो हमारी ये सी टी और यू है इनको हम बोलते हैं पिरिमिडिन बेस। अच्छा प्यूरिन बेस का मतलब क्या हो बच्चों, देखो प्यूरिन बेस का मतलब होता है बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का, देखो एन, ये प्यूरिन बेस हुआ। और पिरिमिडिन बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, पिरिमिडिन बेस का मतलब होता है इस तरह का स्ट्रक्चर। तो इन तीनों में देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है, दोनों नाइट्रोजन जो है इस तरह, बस थोड़ा ग्रुप चेंज है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है ना, तो इसीलिए पिरिमिडिन और प्यूरिन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप, बहुत इजी है, H3PO4 है ना, आपने देखा होगा H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और तीनों H निकाल दो तो फॉस्फेट बन जाता है, O- और यहाँ भी O- होता है। अच्छा जुड़ा कैसे होता है, यहां से जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा और यहां से भी जुड़ेगा, 3 तरह से जुड़ेगा, है ना। अभी आपको लिंकेज बताऊंगा मैं। अब बच्चों ये जुड़े कैसे होते हैं, कैसे ये आपस में जुड़ के पूरे डीएनए को और आरएनए को बनाते हैं। देखो तो अगर शुगर बेस आपस में कनेक्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शुगर एंड बेस आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो शुगर के पहले कार्बन से कनेक्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना पहले कार्बन से। अगर बच्चों फॉस्फेट, देखो फॉस्फेट, शुगर और बेस तीनों कनेक्ट हो जाते हैं, फॉस्फेट, शुगर और बेस, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसी के रिपीट होने से हमारा न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट होता है। तो देखो बेस जो है पहले कार्बन से जुड़ा है शुगर के, लेकिन जो फॉस्फेट है बच्चों वो 5th कार्बन से जुड़ा है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इनका जो जुड़ने का तरीका होता है बच्चों, देखो ऐसा होता है फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, और शुगर के नीचे क्या जुड़ा होता है, बेस जुड़ा होता है, ऐसा। तो ध्यान रखना कभी भी जो है बेस फॉस्फेट से नहीं जुड़ेगा, हमेशा शुगर फॉस्फेट जुड़ेंगे, बेस अलग रहेंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं ना बच्चों। तो न्यूक्लियोटाइड में एक खास तरह की लिंकेज होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब देखो 3 लिंकेज की हमने बात कर दी, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज थी, और न्यूक्लिक एसिड में कौन सी लिंकेज है, फॉस्फोडाइएस्टरेज लिंकेज, ठीक है। और ये बच्चों 5-3 डायरेक्शन में होती है, अभी मैं बताता हूं आपको 5-3 डायरेक्शन में कैसे होती है। देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा फॉस्फेट शुगर बेस, है ना, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये रहा फॉस्फेट शुगर और बेस। अब इनको जुड़ना कैसे है, देखो बच्चों शुगर के तीसरे कार्बन से फॉस्फेट यहां पर जुड़ जाएगा, देखो तो इस तरह से एक बैकबोन बन जाएगी। ये देखो, देखो एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 2 शुगर को आपस में जोड़ता है, तो ये एक शुगर से 5वें कार्बन से जुड़ता है और दूसरी शुगर से तीसरे कार्बन से जुड़ता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 3-5 डायरेक्शन।
ध्यान रखो, है ना। और बाकी इस तरह जो, यानी जो हमारा फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट है और बेस शुगर पे जुड़ा होगा बस, है ना। तो जो फॉस्फेट है इधर से वे तीसरे कार्बन पे जुड़ा होता है, इधर से वो पहले कार्बन पे जुड़ा होता है ना। ऐसे तो है तीसरे और पांचवें, पहले पे तो जो है जो हमारा बेस जुड़ा। यानी बोलने का मतलब है कि जो फॉस्फेट है वो दो तरफ से कनेक्ट होगा शुगर से, और जो शुगर है वो तीन तरफ से कनेक्ट होती है। देखो 1 2 3, है ना। ये जो शुगर है वो तीन तरफ से कनेक्ट है, एक पांचवें ग्रुप से फॉस्फेट से, एक दूसरे फॉस्फेट से थर्ड पे, और एक बेस पे फर्स्ट पे। ये देखो 3 बॉन्ड बना रही है, फॉस्फेट केवल 2 ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, है ना। तो जो हमने ये फॉस्फेट सुगर बनाए थे उनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो बच्चों देखो ये कैसे बनते हैं, फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर, इस तरह से। ठीक है, और शुगर के सामने लगा दो आप बेस, इस तरह से। तो ये फॉस्फेट शुगर बेस एक क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये n नंबर में कनेक्ट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह बच्चों एक नीचे भी चेन होती है फॉस्फेट शुगर बेस की, देखो कैसे। ये देखो फॉस्फेट शुगर बेस फॉस्फेट शुगर बेस फॉस्फेट शुगर बेस, तो एक तरफ ये आ गया, दूसरी लाइन ऐसे आएगी फॉस्फेट शुगर बेस की। तो अब क्या होगा, बेस और बेस आमने सामने आ गए। तो देखो ए के सामने टी आ गया और टी के सामने ए आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ए हमेशा टी से कनेक्ट होता है और जी हमेशा सी से कनेक्ट होता है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं। अगर सामने टी आ जाए तो उसके जस्ट सामने हमेशा ए आएगा, और कहीं अगर सामने सी आ जाए तो उसके जस्ट सामने हमेशा क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। ये स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए बच्चों हम डीएनए को कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बोलते हैं। अगर आपके पास एक हिस्सा है तो आप दूसरे हिस्से को आसानी से बना सकते हैं। तो देखो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो ये जो बच्चों ये बैकबोन है ना, ये फॉस्फेट शुगर की बनी होती है, फॉस्फेट शुगर, और बेस अंदर की तरफ होते हैं। देखो जी के जस्ट सामने सी आ गया, ए के जस्ट सामने टी आ गया। तो टी और ए के बीच में 2 बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड, और ये बॉन्ड कैसे है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड आए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये ट्विस्ट हो जाता है। ये हमारा डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए हुआ। ये देखो फॉस्फेट शुगर का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, है ना। और ये डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों चेन, है ना। और कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं दोनों स्ट्रैंड। अगर एक आपको दे दिया जाए तो दूसरे को आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि ए के सामने टी लगाना है, जी के सामने सी लगाना है। ठीक है बच्चों, और देखो एडेनिन हमेशा किसके साथ आएगा, थायमिन के साथ आएगा, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ आएगा। क्लियर। थोड़ा सा आरएनए के बारे में बात कर लेते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो बच्चों जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड, ऐसा 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 चलता है। ठीक है, और कभी कभी थोड़ा सा ये फोल्डेड हो जाता है, फोल्डेड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। कहीं पर डबल हेलिक्स हमें दिख सकता है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एक होता है एमआरएनए जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, एक होता है आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है बच्चों ट्रांसफर आरएनए जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए। इन तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। अब एक आरएनए का डायग्राम है आपको पता है, देखो सिंगल स्ट्रैंड चल रहा है ना पूरा के पूरा, यहां पर देखो डबल हेलिक्स बन गया थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, लेकिन होता सिंगल स्ट्रैंड है। लास्ट में हम बात करते हैं बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे हमारे फिंगर के जो निशान होते हैं वो यूनिक होते हैं, एक के उंगलियों के निशान दूसरे से नहीं मिलते। उसी तरह बच्चों डीएनए का भी अपना एक खास तरह का सीक्वेंस होता है। एक ह्यूमन के अंदर एक खास तरह का डीएनए का सीक्वेंस आएगा, वो उसके केवल माता पिता से ही मैच करेगा, किसी दूसरे पर्सन से वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो माता पिता से ही आया है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देख, ए सीक्वेंस ऑफ बेस डीएनए इज ए यूनिक फॉर ए पर्सन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ये किसी भी तरीके से इनको अल्टर नहीं किया जा सकता है। अभी तक जितने भी मेथड हमारे पास है इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे उंगलियों के निशान तो हम चेंज कर सकते हैं, दस्ताने पहन के वगैरह, लेकिन बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हटाना इम्पॉसिबल है। इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है
क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में, क्रिमिनल क्या होता है, अपने निशान छोड़ जाता है, कभी बाल छोड़ जाता है, कभी कुछ और चीजें छोड़ जाता है, तो उस चीज से हम उसके डीएनए को आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर आदमी तक पहुंच सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के माँ बाप का पता करना। कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने बायोलॉजिकल फादर को नहीं जानता, लेकिन वो प्रूव कर सकता है कि ये मेरा बायोलॉजिकल फादर है। अगर फादर का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उस बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम आ जाए, सीधी सी बात है, दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। अच्छा, कई बार रोड एक्सीडेंट में बहुत सारी डेड बॉडीज होती है, तो शरीर जला होता है जहां पर हम बॉडी को नहीं पहचान सकते, तो उसके डीएनए से हम उसके प्रोफाइल का पता लगा सकते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है रेशियल ग्रुप, यानी किसी खास तरह की कम्युनिटी को हम पहचान सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से। और इवोल्यूशन में ये बहुत हेल्प करता है कि कोई खास तरह की स्पीसीज अपने किस एंसेस्टर से पैदा हुई। तो ये था हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं बच्चों केमिकल मैसेंजर, और ये कहां से निकलते हैं? ये इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड कहां होती है? हमारी बॉडी के स्पेसिफिक जगह में होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, दे सीक्रेट फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड और परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ बॉडी। तो जो भी हम कुछ करते हैं बच्चों हार्मोन की मदद से करते हैं। गुस्सा आ रहा है, सो रहे हैं, भूख लग रही है, ग्रोथ हो रही है, वो सब हार्मोन की मदद से। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी की किस पोजीशन पर होती है। तो ऊपर से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा ब्रेन है उसके निचली सतह में, यानी ब्रेन के अंदर दो ग्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। अब गले की बात करते हैं तो गले में भी दो ग्लैंड होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड थायरॉइड ग्लैंड। स्टमक के नीचे एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास, ये वाला हिस्सा पैंक्रियास। तो पैंक्रियास में बच्चों इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। ठीक है। और किडनी के ऊपर एक कैप लगी होती है, उनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। वहां से एड्रिनालिन, नॉरएड्रिनालिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सीक्रेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी से जो है सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं और टेस्टिस से भी जो है सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। जहां तक टेस्टिस की बात है वहां से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, ओवरी की बात करें तो एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल क्लासिफिकेशन है, यानी किस हार्मोन्स का किस टाइप का केमिकल नेचर है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स। तो जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। स्टेरॉयडल नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? इनमें इस तरह के रिंग होते हैं, देखो 1 2 3 और ऐसी, ये 5 कार्बन के रिंग, 5। इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। और इसमें कितने कार्बन होते हैं? 17 कार्बन होते हैं, गिन लेना। वहीं अमीन हार्मोन्स की बात करूं मैं, तो थायराइड हार्मोन्स दोनों T3 T4, एड्रिनालिन एंड नॉरएड्रिनालिन दोनों ही अमीन नेचर के होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन की बात करें तो बच्चों ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन, ये दोनों पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। और प्रोटीन हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों ही पैंक्रियास से सीक्रेट होते हैं, ये प्रोटीन हार्मोन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन की बात करें तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा और प्रोटीन साथ में मिक्स होंगे। वहीं इकोसिनोइड्स की बात करें तो बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में इकोसिनोइड्स नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात हार्मोन्स और उनके फंक्शन क्या, थोड़ा ब्रीफ करवा देता हूं मैं आपको। देखो, तो ग्लैंड्स भी लिखिए, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से मोस्टली रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं और ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है, ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन्स निकलता है PTH, और ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से बच्चों एड्रिनलिन हार्मोन्स निकलता है, जो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, लड़ो या भागो। पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और यहां से बच्चों एक हार्मोन्स और निकलता है ग्लूकेगॉन, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है।
तो दोनों मिलकर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकलता है जो कि सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, टीएसएच, जीएसएच। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करता है। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक कुछ हार्मोन्स है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए।